वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी 2010 यानी कि आज से 13 साल पुरानी कहानी है। बेंगलोर शहर में एक हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे। हस्बैंड का नाम सतीश और वाइफ का नाम प्रियंका था। हस्बैंड बेंगलोर के एक बड़े कंपनी इन्फोसिस में मैनेजर के पोस्ट में काम करता था और सतीश की पत्नी यानी कि प्रियंका बेंगलोर के डीपीएस स्कूल में एक टीचर थी। दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। सतीश बेंगलोर में ही पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा, जबकि प्रियंका यूपी की रहने वाली थी। 2007 में प्रियंका और सतीश की शादी हुई थी। शादी को 3 साल बीत चुके थे और अब बात 2010 की थी। तो ये कहानी शुरू होती है 2010, तारीख थी 10 अगस्त। तो बेंगलोर में एक होली मावू नाम का एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ पर ये 10 अगस्त की सुबह 7:30 बजे एक कॉल आता है। तो ये फ़ोन इंस्पेक्टर उठाते हैं। उस थाने के जो इंचार्ज थे उन्हें ये बताया जाता है कि उसी हुली माबू एरिया के एक फ्लैट में एक कत्ल हुआ है। अब वो इलाका पूरा एक पॉश एरिया था और उस एरिया में इस तरह की क्राइम कभी पहले हुई नहीं थी। तो हुली माबू पुलिस स्टेशन के लिए भी ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। खैर, ये खबर सुनते ही पुलिस वाले अपनी एक टीम बनाकर उस फ्लैट में चले जाते हैं। जब पुलिस वाले उस फ्लैट में दाखिल होते हैं तो एक अजीब सा मंजर वो लोग देखते हैं। तो सामने का मंजर कुछ यूँ था कि एक लेडी एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उस लेडी के दोनों हाथ कुर्सी के 2 हाथों से रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके गले पर तेज धार हथियार के निशान थे और उसकी जान जा चुकी थी और वो कुर्सी पर ही लुढ़की हुई थी। और अब पंचनामा होता है। पुलिस की टीम सबसे पूछताछ करने के बाद उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है। अब क्योंकि उस घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, पति पत्नी, और कत्ल प्रियंका का हुआ था जो कि डीपीएस स्कूल की एक टीचर थी और जिसके पति का नाम सतीश और सतीश बेंगलोर के इन्फोसिस कंपनी में मैनेजर था। तो अब सबसे पहले पुलिस सतीश कुमार से ही पूछताछ करती है और सतीश की हालत बहुत ख़राब थी, रो रो कर, क्योंकि 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। तो सतीश ने पुलिस को ये बयान दिया कि वो हर रोज़ सुबह सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाया करता था। प्रियंका को शायद इतनी सुबह उठना पसंद नहीं था और क्योंकि प्रियंका की स्कूल अर्ली मॉर्निंग थी तो प्रियंका सुबह 7:30 बजे निकलती थी और सतीश का ऑफिस 10:30 बजे होता था। तो प्रियंका सुबह उठती भी होती तो जॉगिंग के लिए नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास वक्त नहीं होता था और इसीलिए सतीश हमेशा अकेले ही जॉगिंग के लिए जाया करता था। तो सतीश ने पुलिस को ये बताया कि 10 अगस्त सुबह वो जॉगिंग पर ही था और थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ का उसके फ़ोन पर कॉल आया और उसकी वाइफ प्रियंका फ़ोन पर कहती है कि कुछ पेपर वाले यानी कि रद्दी वाले 2 लोग आए हैं और वो लोग रद्दी मांग रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया, लेकिन ये लोग जा नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि मैडम सुबह सुबह का वक्त है, दे दीजिए, बोनी हो जाएगा। तो इधर सतीश ने कहा कि ठीक है, तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आने तक तुम दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि उसे भी लगा कि सुबह सुबह रद्दी वाले पहुँच गए हैं और सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं। तो उसने अपनी बीवी को ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। सतीश के मुताबिक ये बात होने के 45 मिनट के बाद, याद रखिए 45 मिनट्स के बाद वो घर पहुंचा और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा बाहर से ही लॉक है। ये देखने के बाद उसने डोरबेल बजाया, उसने फ़ोन किया। फ्लैट के अंदर से फ़ोन की घंटी बज रही थी, डोरबेल भी बजा रहा था, लेकिन ना कोई दरवाज़ा खोला ना किसी ने फ़ोन उठाया। तो काफ़ी देर हो गई और पड़ोसी भी आने लगे और सतीश के पास उस घर की दूसरी चाबी भी हुआ करती, क्योंकि कई बार सतीश ऑफिस से आते आते लेट हो जाता था, तो इसलिए वो हमेशा अपने पास एक दूसरी चाबी भी घर की रखता था। तो घर की दूसरी चाबी सतीश अपने ऑफिस के कैबिन में अपने ड्रॉर में हमेशा रखता था। तो सतीश ने बताया कि जब काफ़ी देर हो गई और उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला नहीं और उसका ऑफिस उसके घर से करीब ही था और करीब होने की वजह से ही उसने वहाँ पर अपना फ्लैट लिया था। तो फिर सतीश सुबह सुबह अपने ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस के कैबिन में जाकर अपना चाबी लेकर आता है और अपना घर का दरवाज़ा खोलता है। और जब सतीश अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सामने कुर्सी पर उसकी बीवी की लाश पड़ी थी
प्रियंका के हाथ उस कुर्सी से बंधे हुए थे, गला कटा हुआ था और ये भयंकर दृश्य देखकर सतीश ने ही पुलिस को कॉल किया था। तो सतीश ने यह सारा बयान पुलिस को देने के बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। लेकिन 1 दिन 2 दिन बीत गया, कोई क्लू नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, ना किसी पड़ोसी ने कुछ देखा और ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था कि जिसकी वजह से कोई क्लू मिल सके। तो इस केस की वजह से बेंगलोर की ये हुलीमाबू पुलिस बहुत परेशान थी, क्योंकि जिस महिला का कत्ल हुआ था वो एक नामी स्कूल यानी कि डीपीएस स्कूल में टीचर थी और एक इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी की मैनेजर की पत्नी भी थी। तो पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और उधर सतीश के दोस्त आकर हमदर्दी जता रहे थे और लगातार दोस्त और पड़ोसियां ये कह रहे थे कि क्या बेंगलोर में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। पहले दिल्ली मुंबई में होता था, अब बेंगलोर के भी लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही होंगे। तो लोगों को इस बात के लिए गुस्सा भी था और इसी गुस्से में 3 दिन इंतज़ार करने के बाद सतीश पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू कर देता है। सतीश ने कहा कि मेरी पत्नी की हत्या को 3 दिन हो गए, पुलिस अब तक कातिल को ना पकड़ पाई, ना कोई सबूत इकट्ठा कर पाई और ना ही इस कत्ल के पीछे की वजह पता कर पाई। तो ये कैसी पुलिस है। अब एक पति अपने पत्नी के कातिल को पकड़वाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन के सामने धरना पर बैठे और ऊपर से इन्फोसिस जैसे कंपनी का मैनेजर हो, तो मीडिया में भी ये बात फैल जाती है और ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाता है और लोकल न्यूज़पेपर में भी ये खबरें छपने लगी और बेंगलोर पुलिस को सब कोसने लगे। अगले 3 दिनों तक सतीश वहीं धरने पर बैठा रहा। पुलिस ने उसे बहुत समझाया कि हम ढूंढ रहे हैं, हम कातिल को ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन सतीश सुनने को तैयार नहीं। 3 दिन तक लगातार पुलिस के समझाने पर भी सतीश के धरना पर से ना उठने पर चौथे दिन पुलिस आई और सतीश के हाथ पकड़कर उसे थाने में ले गई और पुलिस ने सतीश से कहा कि अब तुम्हें बाहर धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम थाने में ही ठीक हो। तो उसने कहा कि क्या मजाक है। तो पुलिस ने कहा कि ये मजाक नहीं, 3 दिन से तुम धरना पर बैठकर हमें परेशान कर रहे हो, हम पर उंगलियां उठा रहे हो और तुम ये सोच रहे थे कि हम तुम्हारे प्रेशर में हैं, जबकि तुम एक गलतफहमी में थे। हम जानबूझकर चाहते थे कि तुम धरना पर बैठे रहो और इस बीच हम तुम्हारी कुंडली खंगालें और कई ऐसी चीज़ें थी जिससे पहला शक हमें तुम ही पर था। बस कुछ कड़ियों को जोड़ना था और जोड़ने में हमें 4 दिन लगे और 4 दिन तुमने खूब तमाशे किए। अब पूरी कहानी सामने है, कड़ियाँ जुड़ चुकी है, तो बाहर क्यों बैठते हो, आओ थाने में आओ और अब ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही प्रियंका के कातिल हो। सतीश घबरा गया और पुलिस को कहने लगा कि आप क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, मैं क्यों अपनी पत्नी को मारूंगा और अगर मैं कातिल हूँ तो क्यों मैं धरना पर बैठूंगा और क्यों आप पर प्रेशर डालूंगा। मैं तो आराम से अपने घर पे रहता, आप पर दबाव भी नहीं डालता, आपको कातिल को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप पर कोई प्रेशर भी नहीं होती, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। सतीश के ऐसा कहने के बाद पुलिस ने उसे उसकी कमज़ोर कड़ियाँ एक एक कर बतानी शुरू कर दी। तो जब पुलिस ने सारी चीज़ें सतीश के सामने रख दी तो सतीश क्योंकि पढ़ा लिखा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसे भी पता था कि इन एविडेंस की क्या अहमियत है, इसे कोई नकार नहीं सकता और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो आखिरकार सतीश टूट पड़ा और उसने सारी सच्चाई उगल दिया। सतीश ने पूरी कहानी बताई। जब कहानी सामने आई तो ये केस खुल गया, पर उसने जो कहानी बताई उसे जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या शक हुआ कि जो शख्स पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठा है उसी शख्स पर पुलिस को शक हुआ। तो बड़ी माइनर डिटेलिंग के साथ पुलिस ने इस केस पर काम किया था और जब छोटी से छोटी बातों का बेंगलोर पुलिस ने ख्याल रखा तो ये केस खुल गया। तो बेंगलोर पुलिस ने इस कातिल को कैसे पकड़ा, आइए सुनते हैं। 10 अगस्त की सुबह 7:30 बजे जब ये हुलीमाबू पुलिस स्टेशन में ये फ़ोन आया कि एक लेडी का कत्ल हुआ है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उस फ्लैट में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक प्रियंका और दूसरा उसका पति सतीश। तो आपको याद होगा कि पहला बयान सतीश ने दिया था कि सुबह वो जॉगिंग कर रहा था, उसकी बीवी का फ़ोन आया, बीवी ने कहा कि रद्दी वाले आए हैं और सतीश ने कहा कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी आता हूँ। तो आप सोचोगे कि अब इस बयान में ऐसा क्या है कि जिससे सतीश पर शक हो, लेकिन इस बयान में शक करने वाली बहुत चीज़ें थी। जैसे कि पहली चीज़ ये थी
कि सतीश ने कहा था कि उसकी बीवी का उसके फ़ोन पर कॉल आया था। तो सतीश झूठ नहीं कह रहा था। उसके पत्नी का फ़ोन उसके फ़ोन पर आया तो था, लेकिन जो पुलिस को टाइमिंग उसने बताया था, वो टाइमिंग उसने आधे घंटे आगे का बताया था। और दूसरी चीज़, उसने कहा था कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी आ रहा हूँ। अगर ऐसे कोई इमरजेंसी हो, कोई आपको फ़ोन करे, तो आप ऐसे में क्या करोगे? अपनी ये जॉगिंग छोड़ोगे और तुरंत तभी का तभी घर जाओगे। और सतीश जहाँ पर जॉगिंग करता था, वो उसके घर से मुश्किल से 3 से 4 मिनट का रास्ता था। लेकिन फिर भी सतीश ने इस फ़ोन कॉल के बाद घर पहुंचने में पूरे के पूरे 45 मिनट लगाए। और सवाल ये था, और शक की गुंजाइश पहले यहीं से पड़ी, कि एक शख्स अपने घर से 3 से 4 मिनट दूर रहकर अपनी बीवी से ये कह रहा है कि तुम दरवाज़ा मत खोलो, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन आने में वो 45 मिनट लगाता है। पुलिस को ये सुनकर ही सतीश पर पहला शक होने लगा था कि 45 मिनट तक ये बाहर क्या कर रहा था, और क्या 45 मिनट तक रद्दी वाला बाहर खड़ा था। यही सतीश का बयान उसके खिलाफ गया। तीसरे बयान में सतीश ने ये कहा था कि जब वो वापस घर आया तो उसके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, प्रियंका ने खोला नहीं, और प्रियंका के फ़ोन पे इसने बहुत सारे कॉल भी किए, लेकिन उसने उठाया नहीं। और फिर सतीश ने यह भी कहा था कि उसके पास घर की एक दूसरी चाबी भी हुआ करती थी। तो वो भागकर अपने ऑफिस गया, इन्फोसिस, जो कि उसके घर के करीब ही था, और फिर ऑफिस से उसके कैबिन तक गया, उसके कैबिन से चाबी लेकर वापस घर आया और घर का दरवाज़ा खोला। अब इस बयान में भी शक करने जैसी कोई बात नहीं, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन जब पुलिस ने इस बात की तफ्तीश की तो पता चला कि सतीश सही बोल रहा था। वो 10 अगस्त की सुबह अपने ऑफिस गया था और फिर वहाँ से वापस अपने घर भी आया। इस बात पे सतीश ने झूठ नहीं बोला था। तो जब सतीश अपने ऑफिस गया, फिर वो लौट कर आ गया, तो यहाँ पर शक करने की क्या वजह। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाया, क्योंकि जब कोई शख्स सुबह सुबह जॉगिंग के लिए घर से बाहर जाता है तो वो अमूमन अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाता है, और कुछ लोग अपने साथ अपना वॉलेट भी लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर चाय भी पीते हैं। और अगर कोई शख्स बैचलर हो, उसके घर पर कोई नहीं हो, तो वो अपना घर का चाबी भी अपने साथ लेकर जाता है। बस ये 3 चीज़, मोबाइल फ़ोन, अपना वॉलेट और घर की चाबी। लेकिन कोई भी इंसान सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए अपने साथ अपने ऑफिस की आईडी कार्ड कभी ज़िंदगी में भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए वापस घर तो आना पड़ता है। नहाना धोना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जॉगिंग से वापस आकर करके फिर ऑफिस जाना पड़ता है। कोई भी इंसान जॉगिंग करके डायरेक्टली ऑफिस नहीं जा सकता। अब ये आईडी कार्ड वाला शक इसलिए आया कि जो इसका ऑफिस का कैबिन है और जहाँ पर ये अपना चाबी रखता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे अपना कार्ड स्वाइप करके अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर ऑफिस में हर एम्प्लॉय को एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जाता है और आप उससे पंच करते हो तो दरवाज़ा खुलता है। क्योंकि आजकल ये हर ऑफिस में हो गया कि आपको एक कार्ड मिलता है, आप उससे पंच करते हैं, आप उससे फिंगर दिखाते हैं या फिर आप उससे स्वाइप करते हैं, तभी दरवाज़ा खुलता है। और उस वक्त 2010 में वहाँ पर कार्ड मौजूद था जिससे आप स्वाइप करते हो तभी दरवाज़ा खुलता है। तो फिर पुलिस ने इन्फोसिस ऑफिस जाकर पूछताछ की कि अगर कोई शख्स सुबह सुबह आए, कोई इमरजेंसी हो और उसके पास अगर आई कार्ड नहीं हो तो क्या आप उसे एंट्री दे देते हो। तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तो कोई सीनियर एचआर वाले भी नहीं आते, वो भी 10 बजे के बाद ही आते हैं, और चाहे कोई भी हो, अगर उसके पास ऑफिस का आई कार्ड नहीं हो तो हम उसे एंट्री नहीं देते हैं। और उसे एक नहीं बल्कि ऑफिस के 3-4 जगहों से कार्ड स्वाइप करते हुए गुजरना पड़ता है। तो सतीश ने कहीं से भी अपना कार्ड स्वाइप नहीं किया, तो फिर ये चाबी वहाँ से कैसे लेके आया। तो फिर वहाँ से ये पता चला कि ये सुबह सुबह सतीश वहाँ पर आया तो था, लेकिन ऑफिस के अंदर नहीं गया, वहाँ पर बाउंड्री के बाहर ही घूमकर वो चला गया और ये अपने कैबिन तक नहीं गया। और इसका ये तीसरा बयान इसी के खिलाफ गया। इसके बाद पुलिस ने सतीश की कुंडली और खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि 10 अगस्त की सुबह इसकी बीवी ने कॉल किया था इसे, और फिर उसने कहा कि रद्दी वाले आए हैं। फिर सतीश ने बोला कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, जो इसने बयान दिया था पहले। लेकिन जब पुलिस ने इस कॉल की डिटेलिंग निकाली तो फिर पता चला कि जहाँ से कॉल किया गया था और जहाँ से कॉल रिसीव किया गया था, दोनों का ही लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा है।
तो फिर इसका मतलब यही होता है कि सतीश ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद अपनी ही पत्नी के फ़ोन से अपने आप को कॉल करता है और फिर रिसीविंग मोड में छोड़ देता है। फिर 30-40 सेकंड के बाद कॉल बंद कर दिया और फिर वहाँ से निकल गया। फिर ये सारी चीज़ें पुलिस ने उसे बताने के बाद जब पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने यही किया था। तो अब कातिल पुलिस के गिरफ्त में था, तो बस अब एक ही चीज़ जाननी थी कि जिस शख्स के शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, शादी भी उसने अपनी मर्जी से की थी। हालांकि अरेंज मैरिज थी, लेकिन उसमें भी सतीश ने अपनी मर्जी जाहिर की थी। फिर आखिर उसने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, और अगर कत्ल किया तो ये तरीका उसने कैसे चुना कि अपनी पत्नी को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ बांधे, उसका गला काटा। क्या उसने अपनी पत्नी के हाथ उसके जिंदा रहते हुए बांधे थे या फिर उसके मरने के बाद, और आखिर अपने पत्नी का कत्ल करने की वजह क्या थी। तो फिर इसके आगे की कहानी सतीश ने बताई। शुरुआती कड़ियाँ तो पुलिस ने जोड़ दी थी। तो सतीश ने बताया कि 2007 में सतीश और प्रियंका की शादी हुई थी। सतीश बेंगलोर का रहने वाला था, वहीं पर पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। सतीश के माँ बाप को एक लड़की की तलाश थी। इत्तेफाक से यूपी के रहने वाली प्रियंका बेंगलोर पहुंची और बेंगलोर के डीपीएस स्कूल में उसे एक टीचर की नौकरी मिल गई। प्रियंका दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी कर रही थी, अच्छे परिवार से थी। तो सतीश के माँ बाप को प्रियंका बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सतीश को दिखाया, सतीश को भी प्रियंका पसंद आ गई। तो दोनों परिवार की सहमति से 2007 में इन दोनों की शादी हो गई। अब इस शादी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। होता ये है कि सतीश ने जो कहानी सुनाई, अब क्योंकि हालांकि प्रियंका इस दुनिया में नहीं है, इसलिए प्रियंका का पक्ष क्या है अब ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सतीश के रिकॉर्ड पर कहानी है ये वन साइडेड है। दूसरे साइड की कहानी तो अब कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसे सुनने के लिए प्रियंका का जिंदा रहना ज़रूरी है। तो जो सतीश की साइड की कहानी है, जो उसने पुलिस को कत्ल की वजह बताई, वो ये है कि सतीश शादी से बहुत पहले ही, मतलब शुरू से ही, अपने गले में एक लॉकेट पहना करता था। उस लॉकेट में 2 तस्वीरें हुआ करती थी, एक उसके पिता की और एक उसकी माँ की। तो जब शादी हो गई और फिर प्रियंका ने वो लॉकेट देखा, तब उसने कहा कि तुम इस लॉकेट में से अपनी मम्मी पापा की तस्वीरें हटाकर सिर्फ मेरी तस्वीर इस पे लगाओ। ये पहली चीज़ थी जो सतीश को पसंद नहीं आई। फिर ये हुआ कि सतीश अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, तो प्रियंका ने कहा कि अब मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। सतीश जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने कहा कि अगर प्रियंका चाहती है तो तुम चले जाओ। अब सतीश प्रियंका के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन इसके बाद सतीश अपने माँ बाप से मिलने जाए तो प्रियंका को वो भी ठीक नहीं लगे। इस पर भी प्रियंका उससे झगड़ती थी और इसी दौरान में प्रियंका लगातार अपने मम्मी पापा से बात कर रही होती। और जब भी सतीश प्रियंका को उसके माँ बाप से बात करता हुआ देखता था तो उसके अंदर एक गिल्ट आती थी कि इसके रिश्ते तो इसके माँ बाप के साथ वैसे ही है जैसे पहले थे, ये डेली बात करती है, लेकिन इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये गिल्ट उसके अंदर था कि मुझे शायद अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन लड़ाई झगड़ों के बीच भी प्रियंका और सतीश साथ में रह रहे थे। लेकिन फिर जुलाई 2010 में सतीश एक ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन पर उसे अपना एक घर बनाना था। जब उसने ज़मीन खरीद ली तो वहाँ पर उसे भूमि पूजन करनी थी और भूमि पूजन की तारीख जो थी वो अगस्त की पहले हफ्ते की थी। तो भूमि पूजन की सारी तैयारी हो गई थी। प्रियंका के माँ बाप भी यूपी से पूजा के लिए आ गए थे। इधर सतीश पूजा के काम में बिजी है और तभी सतीश के माँ बाप भी भूमि पूजन में पहुँच गए। जब सतीश के माँ बाप वहाँ पहुँचे तब प्रियंका ने उन्हें वहाँ देख लिया और उन्हें वहीं से घर वापस लौटा दिया। प्रियंका ने अपने सास ससुर से कहा कि ये आपकी नहीं, ये हमारी ज़मीन है, हमने इसे पैसे देकर खरीदा है, आपका इस पर कोई हक नहीं और इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए आप इस पूजा से दूर रहिए। बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सास ससुर को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से दुखी मन से चले गए। और इत्तेफाक से सतीश को इस बात का पता चल गया और जिस दिन सतीश को इस बात का पता चला उसी दिन से सतीश ने ठान लिया कि अब वो प्रियंका से अपने माँ बाप की बेइज्जती का बदला लेगा और वो उसे मारेगा। और इसी के बाद उसने प्लानिंग करना शुरू किया। अब प्लानिंग ये कि कत्ल कैसे करे और ये एक लूट पाट का मामला लगे।
ताकि कत्ल का इल्ज़ाम किसी चोर या लुटेरे पे आ जाए और सतीश कभी पकड़ा ना जाए। तो सतीश अनजान बना रहा कि उसे कोई जानकारी है कि प्रियंका ने उसके माँ बाप की बेइज्जती की और उन्हें लौटा दिया। अब भूमि पूजन से प्रियंका बहुत खुश थी। तो उसी भूमि पूजन के चौथे दिन बाद सतीश एक बहुत बड़े साइज की पेंटिंग लेकर आता है और उस पेंटिंग में प्रियंका की तस्वीर थी। उस तस्वीर को वो अपने घर के ड्राइंग रूम के दीवार पर टांग देता है और प्रियंका को इस बात का पता नहीं था क्योंकि सतीश ने वो तस्वीर रात में टांग दी थी। और फिर सुबह सुबह प्रियंका को उसने उठाया और उसे उठाने के बाद उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधनी है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ और मैं वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सरप्राइज की बात सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जहाँ पर वो पेंटिंग उसने लगाई थी वहाँ तक पहुँचने से पहले ही प्रियंका की आंखों में उसने पट्टी बांध दी। ठीक पेंटिंग की तरफ मुँह करके प्रियंका को बिठाने के बाद सतीश ने उससे कहा कि जब मैं कहूँगा तभी तुम आंखों की पट्टी खोलना। फिर थोड़ी देर बाद सतीश के कहने पर प्रियंका ने अपनी आंखों की पट्टी जब खोली तो उसने देखा कि सामने उसी की एक बहुत बड़ी साइज की तस्वीर लगी है। खुद की इतनी बड़ी तस्वीर देखकर प्रियंका बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है कि उसने इतनी बड़ी तस्वीर अपने घर की दीवार पर लगा दी। और उसने इस बात का जिक्र अपने माँ बाप से शाम को भी की थी कि सतीश बहुत अच्छा है, मेरे लिए एक बड़ी तस्वीर लाया है। अब प्रियंका बहुत खुश थी और वो इस बात से भी बेफिक्र थी कि सतीश को भूमि पूजन में जो प्रियंका ने उसके माँ बाप की बेइज्जती की थी उसे उस बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ सतीश का पहला रिहर्सल था जो कि कामयाब हो गया था। अब उसी दिन जब प्रियंका खुश हो गई फिर सतीश ने प्रियंका से कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हें इससे भी बड़ा सरप्राइज देंगे, तैयार रहना। अब प्रियंका को लगा कि अभी तो इसने गिफ्ट दिया, अब वो और क्या देना चाहता है। अब प्रियंका डेली उसे इस बारे में पूछे तो सतीश सरप्राइज कहकर टाल देता था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वो सरप्राइज डे आ जाता है, 10 अगस्त 2010। तो 10 अगस्त सुबह 5:30 बजे जब सतीश जॉगिंग के लिए जाता है, वो उस दिन जॉगिंग जाने के बजाय सुबह उठा और सीधे प्रियंका को उसने उठाया। प्रियंका को बोला कि आज तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। प्रियंका सुनकर खुश हो गई और सतीश प्रियंका को लेकर फिर वही तस्वीर के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। बिठाने के बाद सतीश ने प्रियंका से कहा कि जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम बिना छुए पता करोगी कि क्या है। प्रियंका ने कहा ठीक है। तो सतीश ने कहा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है। तो प्रियंका ने कहा कि मैं चीटिंग नहीं करूँगी, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे हाथ बांध दो। फिर सतीश ने प्रियंका के दोनों हाथ कुर्सी के हाथों से रस्सी से बांध दिया। अभी प्रियंका की आंखें खुली हुई थी। तो सतीश ने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा और जब मैं वो गिफ्ट तुम्हें दे दूंगा तब मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। प्रियंका भी मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है। इसके बाद वो उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है, ठीक पहले रिहर्सल की तरह। पट्टी बांधने के बाद सतीश अपने हाथों में एक रस्सी का फंदा लाता है और धीरे से प्रियंका के गले में वो डाल देता है। क्योंकि तब प्रियंका के हाथ बंधे हुए थे, आंखों में पट्टी था, तो प्रियंका को कोई एहसास नहीं होता कि ये कोई लॉकेट है, हार है या रस्सी का फंदा है। जब सतीश प्रियंका के गले में रस्सी डालता है तो प्रियंका कहती है कि मैं समझ गई तुम इस बार मुझे क्या दे रहे हो, तुम मुझे इस बार डायमंड का नेकलेस दे रहे हो। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती, वो रस्सी धीरे धीरे सिकंजा कसती है और गले का हार बना फंदा प्रियंका की जान ले लेती है। प्रियंका की मौत हो चुकी थी, लेकिन सतीश को ये पता नहीं था कि मौत और बेहोशी में क्या फ़र्क है। उसे लगा कि कहीं इसकी सांसें तो नहीं चल रही, तो वो श्योर होना चाहता था। फिर सतीश ने उस रस्सी के गांठ को खोलकर एक चाकू लेके आया और प्रियंका के गले को काट दिया। इसके बाद उसे तसल्ली मिल गई कि प्रियंका अब मर चुकी है। ये सब करने के बाद उसने प्रियंका का फ़ोन उठाया और प्रियंका के फ़ोन से अपने फ़ोन को कॉल लगाया और फिर रिसीविंग मोड पे कुछ देर के लिए छोड़ दिया। फिर उसके फ़ोन को कट करके मोबाइल वहीं रख दिया। फिर उसने सारे निशान विशान मिटाकर घर को साफ़ कर दिया। उसके बाद घर की चाबी अंदर ही थी, घर के दरवाजे को बाहर से बंद किया, फिर जॉगिंग के लिए निकल गया। वो दूसरी चाबी जो हमेशा अपने दफ्तर में रखता था, उस चाबी को वो एक दिन पहले ही अपने पास रख लिया था। इस दौरान सतीश की दूसरी मोटिव ये भी थी कि चोरी और लूटपाट का मामला लगे। तो जब पुलिस ने सतीश से पूछा कि चेक करके बताओ कि क्या क्या चोरी हुआ है, तो सतीश ने कहा कि करीब 1.5 लाख के गहने और 2 लाख कैश मेरे घर पे थे,
वो गायब है। अब क्योंकि पुलिस को पहले से ही सतीश पर शक था, तो पुलिस ने सतीश और प्रियंका की बैंक डिटेल्स भी पहले से निकाल ली थी। तो बैंक से ये पता चला कि सतीश ने 1 हफ्ते पहले 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा किए हैं और करीब 1.5 लाख के गहने बैंक के लॉकर में रखवाए हैं, और वो वही गहने थे जो सतीश ने कहा था कि चोरी हो गए हैं। तो ये सारे सबूत अब पुलिस के पास थे। पुलिस ने इस केस में हर चीज़, हर एविडेंस को कलेक्ट किया था और उसके बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और फिर 28 जुलाई 2017 में कर्नाटक के सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सतीश को उम्र कैद की सज़ा दे दिया। सतीश ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि जेल जाने के बाद वहां के कैदियों को काम दिया जाता है। अब क्योंकि सतीश पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा कि मैं जेल की कैदियों को पढ़ाई में मदद करूंगा, जो कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो फिर उसने उस जेल के कैदियों को पढ़ाना शुरू किया और फिर कहते हैं कि इसकी पढ़ाई की वजह से उन कैदियों ने डिग्रियां भी हासिल कर ली। तो सतीश जेल में एक अच्छा टीचर बन गया और अपने इसी अच्छे चाल चलन का हवाला देकर हाई कोर्ट में दोबारा इसने गुहार लगाई कि मेरी सज़ा को कम किया जाए, मुझ पर रहम किया जाए। लेकिन अदालत ने ये कहा कि चलो तुम्हारा अच्छा है कि तुम जेल की कैदियों को पढ़ा रहे हो, तो जो उम्र कैद के साथ तुम्हें एक जुर्माने की रकम दी थी कि ये रकम तुम्हें भरना होगा, वो रकम हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन रहोगे तुम जेल में ही, क्योंकि इस जेल में जो तुम अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए उस गुनाह को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता जो तुमने किया है। तो ये थी आज की कहानी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।